Okay, you take out question number which we did yesterday. अगर आपको ध्यान हो तो असाइनमेंट 2 के अंदर जो थे हमने वो कर लिए, 1 के सारे कर लिए हैं, 2 के भी सारे हो गए हैं. 2 तक हो चुके हैं. आप 3 असाइनमेंट 3 निकाले. इसमें जो न्यूमेरिकल है मैं वही पार्ट ले रहा हूँ अभी. एन इलेक्ट्रिक सर्किट, फर्स्ट क्वेश्चन, हैज़ 24 वोल्ट बैटरी and resistor of 40 ohm. What is given? An electric circuit of 20 has 24 volt battery, means potential difference that is 24 volt. यही कहना कि आप an electric circuit has 24 volt battery, वोल्ट लग गया तो इसका मतलब ये क्या चीज़ है? पोटेंशियल डिफरेंस है. V आ गया. आपको ऑलवेज कोई भी क्वांटिटी है क्या, किससे समझनी पड़ेगी? उसकी यूनिट से समझनी पड़ेगी कि वो क्या चीज़ है. 24 वोल्ट बैटरी एंड रजिस्टर ऑफ 40 ओम. रजिस्टर ऑफ 40 ओम मीन्स रेजिस्टेंस इज, इस साइड आ जानी बेटा. रेजिस्टेंस इज 40 ओम. ऑलवेज आप स्टेटमेंट को पहले ध्यान से पढ़िएगा और स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ के फिर आप जो है ये देखना है कि हमें गिवन क्या है और हमको फाइंड आउट क्या करना है. ये चीज़ें न्यूमेरिकल का एक ही सिस्टम होता है. न्यूमेरिकल कभी भी टिपिकल नहीं होता, मुश्किल नहीं होता. सिर्फ हम उसकी लैंग्वेज को समझना होता है और हमें ये देखना है कि उसमें गिवन क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना है और उन सब को मिला के क्या फॉर्मूला बनेगा, इस चीज़ से हमें न्यूमेरिकल को सोल्व करना है. Read it carefully. An electric circuit has 24 volt battery. 24 volt battery means इससे आपको पता लगना चाहिए कि what is this? It is potential difference because volt is the unit of potential difference. So it is potential difference. आप simply इसको potential difference की बजाय यूं भी लिख सकते हैं, V is equal to 24 volt. And a resistor of 40 ohm. Resistor 40 ohm. Ohm से आपको पता लग गया this is resistance. Calculate the current flowing through the circuit. What you have to calculate? Current flowing through the circuit. Resistance of the connecting wire is negligible. तो आपको क्या निकालना है? करंट. आप देखिए V है, R है और I है, तीनों को मिला के कौन सा फॉर्मूला बनता है? ओम्स लॉ वाला है ना. V इज इक्वल टू आई आर और वी कैन से I इज इक्वल टू V अपॉन R. आप डायरेक्टली कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. मतलब यू मे राइट I इज इक्वल टू V अपॉन R. अब न्यूमेरिकल में आपको बताने की जरूरत नहीं है. अगर इफ यू आर डूइंग थ्योरी तो आपको ये बताना पड़ेगा ये कहाँ से लाए आप, फ्रॉम ओम्स लॉ. और हो सके तो न्यूमेरिकल में भी आप बता दीजिए. I इज इक्वल टू V अपॉन R. V क्या चीज़ है? 24. R कितना है? 40. आप कैंसिल कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर. आपको पता है 4 6 जा और 4 से 10 आ गया, या आप सीधा 8 से कर देते, 2 3 जा और 2 से 5, यानी कि 3.5 मीन्स 0.6 एम्पियर. दिस इज द करंट. एनी डाउट? यहाँ थर्ड असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम हैज करंट 1.5 एम्पियर. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? क्या गिवन है आपको? गिवन क्या है? R और I और V आपको फाइंड आउट करना है. परहैप्स नो नीड टू टेल, आप खुद कीजिएगा इसको. थर्ड क्वेश्चन देखिए आप. अ रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प filament is 220 ohm. The lamp is switched on when line voltage is this.
ये भी आप खुद करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया है। सिर्फ ये इतने क्वेश्चन एक ही टाइप के इसलिए दिए गए कि आपकी बार बार प्रैक्टिस हो जाए और बार बार आपको वो फॉर्मूला आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाए। एक क्वेश्चन से नहीं होता, फिर वो स्लिप हो जाता है। और बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है सारे के सारे। अब फोर्थ देखिए, ये अलग आ गया हमारा। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए आप क्या है, you are given a cylinder of material is 10 centimeter long. A cylinder of a material is 10 centimeter long and has a cross section of 2 centimeter square. If its resistance along the length is 20 ohm, what will be the resistivity value in number and unit? What is given? A cylinder of material is 10 centimeter long. L is 10 centimeter. पहले जो गिवन है आप वो नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड कैलकुलेशन क्या करनी है, रजिस्टिविटी। यही है ना, दिस वन। एल गिवन है, ए गिवन है, आर गिवन है और रो यानी कि रजिस्टिविटी आपको कैलकुलेट करनी है। हमें फॉर्मूला भी पता है। व्हाट इज फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको बताया गया था, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वही। बट हमें यूनिट को ध्यान में रखना है। यूनिट जो है यहाँ पे सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये क्वेश्चन इसी यूनिट से भी निकल जाएगा, बट हम इसी यूनिट से करवाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर आपको यूनिट कन्वर्शन का दिमाग में स्लिप होती रहती है। यूनिट को कन्वर्ट कीजिए, और यूनिट कौन सी होनी चाहिए, ऐसा यूनिट हो। क्या बनेगी इसकी, हाउ मच, मीटर में कन्वर्ट करो, 10/100 यानी कि 0.1 मीटर। इसके भी आप इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को, हाउ विल यू कन्वर्ट? हाँ जी, क्योंकि आप देखिए ना, सिंपल सी बात है, 2 आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है 100 × 100। वाई? क्योंकि सेंटीमीटर का क्या है, स्क्वायर है। तो इस करके ये क्या बनेगा, 2/1000 यानी कि 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर था ना, इस करके। अब आपके पास आ गया है, यू कैन कैलकुलेट। वी नो, आप फॉर्मूला जरूर नोट करेंगे सबसे पहले। वी नो दैट आर इज इक्वल टू व्हाट, रो एल अपॉन ए। देयरफॉर रो किसके इक्वल हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। एंड व्हाट इज आर, आर इज 20। व्हाट इज ए, 2 × 10⁻⁻⁴। व्हाट इज एल, 0.1 यानी कि आप इसको हटा दीजिए ऊपर 10। अब आपका ये आंसर आ गया है 20 × 2 40 × 10⁻⁻⁴ × 10। हाउ टू कैलकुलेट, आप बताइए 10 की कितनी पावर बनेगी इसमें? अगर आप ये कहें 4.0 × 10⁻⁻⁻ -2। एक ये रहा, हमने इसको 40 को 4 बना दिया है, 4.0 बोला मैंने। तो 10 ये 2 10⁻² ये हो जाएगी, और ये -4 है तो क्या आ जाएगा, -2। और रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, वंशिका? रजिस्टिविटी ओम मीटर। रेजिस्टेंस की ओम होती है।
रजिस्टिविटी ओम मीटर। तो दिस वन ये हमारा, एनी डाउट? फ्रैक्शन कैसे आएगा बेटा? फ्रैक्शन आ ही नहीं रहा। 2 to 4 नीचे तो 1 ही था। नहीं बेटा ऐसे नहीं होता ऑलवेज। ये एक आप 11th में जाएंगे, 11th में जाते ही सबसे पहला जो चैप्टर आएगा वो फिजिक्स में, उसमें आपको ये सिखाया जाएगा यूनिट एंड मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड स्टैंडर्ड फॉर्म टू राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म टू राइट ये होता है, आप अब तक हम यूँ लिखते हैं 2347 कर लो। दिस इज नॉट अ साइंटिफिक वे टू राइट। साइंटिफिक वे टू राइट इज 2.347 इंटू 10⁻³ मतलब आप ये लगा लीजिए लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट, और डिजिट मस्ट बी बिटवीन 1 to 9, 0 नहीं होता, ठीक है ना, नेचुरल नंबर वाले। तो फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए और बाकी वो 10⁻³ में होना चाहिए। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, या आप ये कहिए कि साइंटिफिक नोटेशन, और इसी में क्वेश्चंस होने चाहिए। तो ये सिस्टम है। यूँ तो हम इसको यूँ भी कर सकते थे, 40 इंटू 10⁻³ कर देते। हाँ जी, 5 o'clock। 5 बजे तक 5 बजे तक है सर। तो ये सिस्टम है नोटेशन का, और आपको जब भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी ऐसी फिगर मिलेंगी वो इसी सिस्टम से मिलेंगी। तो इसी को आप कन्वर्ट करना सीखिए। तनु, आर यू गेटिंग बेटा? हाँ जी, इसके बाद आप देखिए 5th क्वेश्चन। आप स्टेटमेंट रीड कीजिए और मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें, और आपको हिंट दे देता हूं कि रेजिस्टेंस का हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस किया था ना, उसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, हम कॉपर वायर लेंथ 1 मीटर ये कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन, लेंथ इज, देखिए 1.0 मीटर, ये उसी स्टैंडर्ड फॉर्म को नोटेशन का वो है। आपने अब देखा होगा 1 नहीं आता, जनरली 1.0 ऐसे लिखा आता है। रेजिस्टिविटी रो 1.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। If the wire is cut into 2 equal pieces, then what will be the resistivity of one piece? रेजिस्टेंस की बात की थी और इसके बाद रेजिस्टिविटी बताई थी, और रेजिस्टिविटी में आपको बताया था कि व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड। कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है? लेंथ, थिकनेस नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आप बात कर रहे हैं, अभी मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर एंड टेम्परेचर, ये रेजिस्टेंस के थे। रेजिस्टिविटी 2 ही फैक्टर बताए थे आप, टेम्परेचर एंड नेचर, और आपको ये भी बताया था कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए टेम्परेचर को हम ना रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूला में काउंट किया हमने और ना ही रेजिस्टिविटी के अंदर। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला टू कैलकुलेट ये जरूर बनता है RA/L, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस, बट फैक्टर्स 2 ही हैं जिस पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। वो 2 फैक्टर्स हैं, एक है नेचर और दूसरा है टेम्परेचर। और नेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो टेम्परेचर का फैक्टर ऑलमोस्ट पूरे उसका जो है, किसी भी जो वायर जा रही हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का वो है,
तो वायर ज़रा उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं करता है, तो इसका मतलब टेम्परेचर वाला फैक्टर तो हम यहाँ डिनाई कर देते हैं। ओह ये क्या हुआ भाई, एक मिनट बेटा, इन्वर्टर कैसे ऑफ हो गया? हाँ पता नहीं कैसे, नहीं ये बंद हो गया होगा फिर तो, नहीं तो वहां से नहीं होता ना, इन्वर्टर ऑफ होगा तब हाथ लग गया होगा किसी का कोई। तो किसी ने इन्वर्टर ऑफ कर दिया होगा बेटा। तो आपको ये बताया था कि नेचर एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है नो मैटर। अब बात रही नेचर की, नेचर का मतलब क्या है कि वो कॉपर है या एल्यूमिनियम है या आयरन है, ये अलग अलग डिफरेंट, तो ये डिफरेंट डिफरेंट नेचर है। नेचर ये है कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है, वो नेचर है। जब उसकी नेचर सेम रहेगी तो इसका मतलब रजिस्टिविटी सेम रहेगी, नेचर चेंज हो जाएगी तो रजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। मतलब आप कॉपर की वायर लेंगे तो कॉपर का रजिस्टिविटी सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ, डू नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल वही होना चाहिए बस। तो सिर्फ नेचर पे डिपेंड करता है। हाँ आप एल्यूमिनियम की वायर को छोड़ के मान लिया कॉपर की वायर ले ली तो रजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, बट रजिस्टिविटी के केस में वायर कितनी बड़ी हो, छोटी हो, थिक हो, थिन हो, डजेंट मैटर, सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। डिपेंड करने का मतलब उसकी वजह से चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। डिपेंड किस पे करते हैं? टेम्परेचर एंड नेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं इसलिए टेम्परेचर का हम डिनाई कर देते हैं, तो नेचर मतलब मटेरियल चेंज होगा तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब आप क्वेश्चन का आंसर कीजिए। हाउ टू सोल्व? इसमें क्या कहा गया बेटा, मैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम कि इक्वल पीसेज में कट कर दिया तो रजिस्टिविटी सेम रहेगी, क्योंकि पीसेज में कट करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नेचर तो वही रही ना उसकी, इसलिए नो चेंज। रजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे उसके कितने ही पीस आप कट कर लीजिए, बिकॉज नेचर वही है, टेम्परेचर वही है, सेम रहेगी, न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकली है ही। थ्योरेटिकल द ऑन कटिंग पीस इनटू पीसेस, 2 पीसेस या 3 पीसेस, कितने पीस कहें, रजिस्टिविटी विल रिमेन सेम बिकॉज द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इज सेम। नेक्स्ट, resistance of a metal wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 डिग्री सेल्सियस। देखिए टेम्परेचर गिवन हो तब भी कोई इफेक्ट नहीं, 20 डिग्री सेल्सियस देने का मीनिंग ये है कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इफ डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3 मिलीमीटर, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एट दैट टेम्परेचर यूजिंग रजिस्टिविटी फ्रॉम द बुक। हो ये किसकी है भाई? बुक है आपके पास, किसी के पास? एक रजिस्टिविटी की टेबल दे रखी है, आपको ऊपर की रजिस्टिविटी बता दीजिए बस इसमें, क्योंकि रजिस्टिविटी आपको गिवन आएगी जो भी आएगी, और इसमें नोट भी कर लीजिए न्यूमेरिकल के साथ। इसने कहा ना यूजिंग द रजिस्टिविटी टेबल फ्रॉम बुक प्रेडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर। हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वो कोई बात नहीं, निकल आएगी, आप बाद में बात करेंगे, इसको निकाल लेंगे, कोई नहीं। आप देखिए क्या गिवन है आपको, लेंथ 1 मीटर यही है, एंड रजिस्टिविटी टू बी कैलकुलेटेड, आपको कैलकुलेट करनी है। रेजिस्टेंस आपको गिवन है कितना? 26 ओम, एंड डायामीटर ऑफ वायर, डायामीटर दैट इज 0.3 मिलीमीटर
आप पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करो, मतलब 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, पता होगा आपको। हाँ, तो 1000 होते हैं, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। और आप इसको, ये डायमीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर। 2 से डिवाइड कर दिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालो, क्योंकि आपको क्या निकालना है? रजिस्टिविटी निकालनी है। और रजिस्टिविटी निकालेंगे तो आप देखिए πr² ए चाहिएगा आपको। रजिस्टिविटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए ना। और वायर कैसी होती है? सिलेंड्रिकल, गोल होती है वायर। तो ये लगा लेते हैं, ये वायर तो सिलेंड्रिकल ही है। अगर आप इसके वायर देखेंगे तो सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंड्रिकल है, तो इसका मतलब क्या आएगा? πr²। तो आप इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालो, πr²। तो पाई 22/7 r², यानी कि इसका स्क्वायर करो, 0.15 इंटू 0.15 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ मैंने बिल्कुल सिंपल उसमें समझा दिया आपको। क्योंकि r² का मतलब क्या है? दोनों को स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? आप इसको एज इट इज़ रहने दो, कोई बात नहीं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हमारा हो गया। हम बस इसको शॉर्ट में इतना कर लेते हैं, 22/7 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 10⁻⁻⁶, ये बनेगा इसका। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब आप रजिस्टिविटी निकालिए। आर कितना है? 26 ओम। ए ये है हमारा 22/7 इंटू 0.0225 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन एल। एल में कितना है? 1 मीटर। एंड होप यू विल कैलकुलेट। आप क्या करेंगे? इसको हटा दीजिए। आप सारे पहले इसको नीचे ले आओ, 40, और 40 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 26 इंटू 22/7 इंटू 2225 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है ना। और अब आप कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, इसकी जो भी होगी कर लेंगे कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई तो करना है। तो इन सबको और 7 से डिवाइड कर देना, 10⁻⁻10 ओम मीटर। और यहाँ पे जो है नंबर आएगा बड़ा। नंबर बड़ा कैसे? नंबर इस तरह से आएगा, मान लिया कि यूँ आता है, तो आपने हाउ मेनी 4 डिजिट इधर आया, तो 10⁻+4 करेंगे या -6 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह का नंबर आएगा। ये समझ रहे ना आप बात? जो भी मान लिया कि ये हो सकता है, या आपका यूँ आएगा, पॉइंट यूँ आ सकता है, क्योंकि डिवाइडेड बाई 7 है, तो आप इसको यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे, तो 4.3459 इंटू 10⁻⁻, आपको -7 ऐसे करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू दिस, ये इसके इक्वल है, पता है आपको? क्योंकि 3 डिजिट उठ के इधर आ गया, ये 3 डिजिट आगे आ गया, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, ये करेंगे तभी ये इसके इक्वल आएगा। तो 1000 यानी 30 को आप इसको, आर यू फॉलोइंग और नोट? ये कन्वर्शन आता है या नहीं आता है? या तो फिर मैं सिखाऊं आपको, नहीं आता है तो आता है आपको? यहाँ से सबको आता है कन्वर्शन? कर लेंगे तो बताने की जरूरत नहीं। इसका मतलब फिर तो आप समझ गए कि ये 3 पॉइंट इधर आएगा, तो यहाँ पे 3 प्लस हो जाएंगे 10 में, तो -7 रह जाएंगे। तो इस तरह का ये आएगा। आपने इसको खुद को कैलकुलेट करना है, और फिर आपने ये देखना है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है। आप देखिए टेबल से देखेंगे, आप टेबल से देखेंगे और टेबल में वही वैल्यू आपको मिलेगी नियर अबाउट, और उस वैल्यू से आप देखेंगे वो मटेरियल क्या है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है इट इज़ कॉपर। कॉपर के इक्वलेंट वैल्यू है।
नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन देखिए। ये 2 क्वेश्चन आते हैं बेटा ऐसे, जो इसके अंदर ये 7th क्वेश्चन दे रखा है। आप मैं दोनों क्वेश्चन की पहले अलग से बता देता हूं आपको, और फिर 2 लैंग्वेज यूज होती हैं। एक लैंग्वेज इसमें यूज कर रखी है कि a 4 ohm रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ। इसका मीनिंग क्या है? और एक होता है डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग। डबल्ड ऑन इटसेल्फ का मतलब देखिए, ये वायर है, डबल्ड ऑन इटसेल्फ का मतलब ये, मतलब उसको मोड़ के उसी से वो कर दिया। और जब आप इसको डबल्ड ऑन इटसेल्फ कर दिया तो इसका लेंथ पे क्या इफेक्ट हुआ? हाफ हो गई, क्योंकि डबल्ड ऑन है, डबल्ड ऑन इटसेल्फ, तो इसका मतलब लेंथ क्या हो गई? हाफ हो गई। एंड व्हाट अबाउट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया, क्योंकि वायर दोनों को उसी के ऊपर है, तो एरिया जितना इसका था, एरिया इसका भी उतना ही है, तो क्या हो गया? एरिया तो क्या हो जाएगा? डबल, और लेंथ क्या हो जाएगी? हाफ। कब? जब ये कह रखा हो डबल्ड ऑन इटसेल्फ। और एक ये कहता है द वायर इज डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग। वायर इज डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग का मतलब क्या है? सपोज करो वायर यही थी, इतनी डबल, ये डबल नहीं, आप ये मान के चलिए सिंगल है, वायर यही थी, और इसको स्ट्रेच करके हमने लंबा कर दिया डबल, तो क्या हुआ? लेंथ पे क्या इफेक्ट हुआ? लेंथ डबल होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ होगा। बेटा अगर आप वायर को यूं पकड़ के खींचेंगे, वॉल्यूम तो वही रहनी है ना, वॉल्यूम वही रहेगी ना। वॉल्यूम, लेंथ अगर इंक्रीज हो जाएगी, और सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है ना? जब आप इसकी ये एक चीज को इंक्रीज करेंगे, आप करके देख सकते हैं, इसका मतलब क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। यही चीज है ना, एरिया इंटू लेंथ। आप ये कहिए एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम ये होगी। जब आप एल को डबल करोगे तो ए हाफ हो जाएगा, और ए को डबल करोगे तो एल हाफ हो जाएगा, वी सेम रखने के लिए। आप करके देख लीजिए, चाहे आप इसको जो है v इज इक्वल टू वी वही रहना है, ए को आपने हाफ कर दिया, व्हाट कुड बी द एल, एल डैश कर दो, v सेम रहना है, तो आप इसको, इसके v वही है, तो आप इसको इसके इक्वल रखना, क्या आ जाएगा? a/2 एल डैश इज इक्वल टू ए इंटू एल, और एल डैश इज इक्वल टू ए इंटू एल बाई ए इंटू 2। लेंथ डबल होगी, 2l आ गया, एल डैश इज इक्वल टू 2l, क्योंकि वॉल्यूम वही रहेगी। आप डबल्ड ऑन इट करो तो भी वॉल्यूम वही है, स्ट्रेच करो तो भी वॉल्यूम वही है। आप लेंथ को डबल करोगे तो एरिया हाफ हो जाएगी, और अगर आप लेंथ को हाफ करोगे तो एरिया डबल हो जाएगा। तो 2 तरह की लैंग्वेज यूज होंगी, एक लैंग्वेज ये, और दोनों क्वेश्चन में इसी में अभी करवा देता हूँ, एक ही क्वेश्चन के साथ ही दोनों ही करवा देंगे। पहले तो इसी क्वेश्चन को देखिए आप। आ 4 ओम रेजिस्टेंस वायर, रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम, डबल्ड ऑन इटसेल्फ, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। आप इस केस में कीजिए, लेट लेंथ of wire is L, area of cross section of wire A, then what is the resistance? R is equal to rho L upon A। यही बनेगा या नहीं बनेगा? हमने लेंथ को अपनी तरफ से सपोज कर लिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी उसका कुछ तो होगा, हमने सपोज कर लिया, देन इट इज R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यही बनेगा। अब ये तो था फर्स्ट केस, एंड इट इज इक्वल टू 4 ओम, है ना? इसको नंबर 1 दे दीजिए। अब क्या क्या, डबल ऑन इट है ना,
न्यू लेंथ क्या बनेगी? डबल्ड ऑन इट, डबल्ड ऑन इट L/2, उसी के ऊपर डबल, लेंथ इज L/2। देखिए आपको ये नहीं समझ में आ रही बात कि वाई लेंथ हाफ, इस बात पे आप पूछिए जरूर, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये वायर है, डबल्ड ऑन इट का मतलब होता है उसको मोड़ के उसी के ऊपर डबल कर दो, तो लेंथ तो अपने आप ही हाफ होगी। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 2a। अब आप लेंथ, न्यू रेजिस्टेंस लगाओ, रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगी ना, क्योंकि मटेरियल वही है, रेजिस्टिविटी विल बी रिमेन सेम। तो सो न्यू रेजिस्टेंस R डैश कह देते हैं हम, पहले R का है तो अब क्या कह देते हैं R डैश। R डैश किसके इक्वल होगा बोलो, इसके अकॉर्डिंग बोलिए, रो बोलिए L/2 अपॉन 2a, यही बनेगा ना, रो लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये क्या बन गया देखिए आप, रो L/a इंटू 1/4। इज इट क्लियर? कोई डाउट? और ये किसके इक्वल है? दिस इज व्हाट R, यानी कि 4 है ना, ये इट इज इक्वल टू, ब्रैकेट वाली चीज देखिए, हमने इसको 2 इंटू 2 4, 1/4 बार कर दिया और इसको अंदर क्या रख दिया ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट वाले की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो व्हाट इज दिस 1/4 इंटू 4, व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस? 1 ओम। क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। और आप ध्यान दीजिए फैक्टर में क्या था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और यहाँ लेंथ हाफ हो रही है तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? हाफ हो गया। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो रहा है तो अगेन हाफ हो गया, क्योंकि इनवर्स कीजिए, डबल का इनवर्स, 2 का इनवर्स 1/2, अगेन हाफ, तो हाफ और फिर हाफ क्या हो गया 1/4, 1/4, 4 का 1/4 क्या आएगा? अगर थ्योरेटिकली भी सोचें तब की बात कर रहा हूं मैं आपको। अब इसी क्वेश्चन को हम लैंग्वेज बदल लेते हैं, आप क्वेश्चन अपने उस पर नोट कर लीजिए। A 4 ohm resistance wire is doubled by stretching और पुलिंग, कुछ भी कह देते हैं, स्ट्रेचिंग वर्ड ज़्यादा यूज होता है, is doubled by stretching, calculate new resistance। ये केस तो सेम रहेगा क्योंकि रेजिस्टेंस 4 ओम है, लेंथ हमने L सपोज कर ली, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, R रो L अपॉन A इज इक्वल टू 4 आएगा। अब न्यू लेंथ क्या हो जाएगी? न्यू लेंथ इट इज 2L, क्योंकि हमने उसको खींच के बढ़ा दिया है। न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन व्हाट इज A/2, क्योंकि आप जब पकड़ के उसी चीज़ को बढ़ाओगे तो पतली तो होएगी ना। आप चाहे एक मतलब रबर बैंड होता है, उसको पकड़ के खींचते हैं तो उसकी लेंथ डबल हो जाती है, तो बेटा आपने देखा होगा उसकी थिकनेस जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है, पतली हो जाती है। तो क्यों? क्योंकि वॉल्यूम सेम रहेगी, वॉल्यूम सेम है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाता है। अब आप इसका न्यू रेजिस्टेंस निकालिए।
R इज इक्वल टू रो इंटू 2L अपॉन A/2, 2 पर आ जाएगा, एंड R इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 बाहर आ गया, क्या आ गया, रो L अपॉन, क्या आंसर आ गया, 16। 4 इंटू 4 तो ये है ही, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 4 है, 4 इंटू 4 16 ओम। इसीलिए जितनी ज़्यादा लेंथ होगी वायर की, रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, जितनी थिक वायर होगी रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और जितनी थिन वायर होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। इस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए क्या किया जाए, आप कहीं पे वायर लेके जानी है आपको, आप लेंथ तो कम नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज़ करने के लिए जब भी आप देखिए वायर एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसमें सिंगल वायर नहीं होती, एक थिक वायर की बजाय बहुत सारी पतली वायर होती है, और बहुत सारी पतली वायर होंगी तो इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। एक मोटी वायर की बजाय उतनी जगह में पतली वायर रखेंगे तो पतली वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये आपने लोअर क्लासेज में पढ़ा है कि किसी भी एक के जितने ज़्यादा पीस करते रहोगे उतना ही ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसका हर सरफेस इंक्रीज होते रहता है। जैसे हम इसको, ये है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टोटल क्या बनेगा, दिस, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका 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 ऑल 6 फेसेस का। अगर आप इसको बीच में से कट कर देंगे तो फेस कितने बन गए, 6 और 6 12 हो गए। बाकी तो लेंथ वाला ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन 2 नए फेस ऐड हो जाएंगे तो इस करके उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टोटल एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेम केस, इसीलिए थिन वायर्स, बहुत सारी पतली थिन वायर यूज करते हैं ताकि इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो फ्लो ऑफ चार्ज इजी होगा। एनी डाउट, मतलब एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर। न्यूमेरिकल उसी थ्योरेटिकल पोर्शन से आते हैं, अलग नहीं आएंगे, उसी थ्योरेटिकल। आप उन न्यूमेरिकल को, वो जो हमने फैक्टर किए हैं, वो जो बात की, जो थ्योरी में की है, उससे कोरिलेट करना सीखिए। आपको डाउट रहता है तो यू आर फ्री टू आस्क, पूछिए ना कि भाई कैसे रिलेट हुआ। दोनों बातें समझ में आ गई आपको, और ये उसी फैक्टर से सीधे सीधे रिलेटेड है दोनों बातें। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द कंडक्टेंस। देखिए मैंने आपको कंडक्टेंस नहीं बताया था जानबूझ के, आपके सिलेबस में नहीं है ये, वैसे बता देता हूँ। रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। और ये आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लो ऑफ करंट क्यों अपोज होता है, रेजिस्टेंस होता क्यों है, पता होगा क्यों होता है रेजिस्टेंस, व्हाट इज द कॉज। बताया था बेटा, आप यहाँ बैठे थे उस दिन, मैंने उसी दिन बताया था ना रेजिस्टेंस का कॉज। तो रेजिस्टेंस क्यों है, आप देखिए ये मेटल की वायर होती है, कॉपर वायर है ये, या एल्यूमिनियम वायर होगी। अब मेटल का कोई भी आप एटम की स्ट्रक्चर देखिए, मेटल के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो 1 या फिर 2 और या फिर 3, इसके अलावा नहीं होते। जितने भी मेटल हैं सबके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर फ्री टू मूव। जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं या हीट पास करते हैं, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन उस चार्ज को या हीट को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, और वन एंड से अनदर एंड पे पहुंच जाते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, अब कॉपर की ही लगा लो, कॉपर, सॉरी एटम वर्ड यूज कर गया मैं परहैप्स। जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये कॉपर के एटम है ना इसमें, और कॉपर के एटम के आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे इसको चार्ज देंगे आप, यानी जैसे इसको आप करंट से कनेक्ट करेंगे तो इसमें से वो इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू हो जाएंगे,
फ्लो करना शुरू करेंगे। अब जब वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एटम से इजेक्ट होके बाहर आया तो क्या बच गया? आयन। आयन ही बचेगा। इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो उसको क्या कहेंगे? आयन कहते हैं ना। आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, मुझे समझ में नहीं आ रही कि आपको पता लग रहा है कि नहीं लग रहा। अरे कोई भी एटम है, कॉपर का ही एटम है या कोई भी एटम, एनी एटम, इसमें जितने प्रोटॉन हैं यानी पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही क्या हैं? नेगेटिव चार्ज। मान लिया कि एक एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम, चलो सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं कॉमन सा। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। इसमें कितने प्रोटॉन हैं? पॉजिटिव चार्ज 11। कितने नेगेटिव चार्ज हैं? 11। नेट चार्ज 0। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10, क्योंकि एक छोड़ दिया ना, इजेक्ट हो गया। क्या आ गया? चार्ज। और जब चार्ज आ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? आयन। आयन ही कहेंगे। तो अब इसी तरह से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट गुड कंडक्टर है, जो जैसे कॉपर की एग्जांपल ले लेते हैं हम, कॉपर ही कॉमन चलता है। तो कॉपर के इलेक्ट्रॉन भी इसके वन एंड से अनदर एंड पे क्या करेंगे? मूव करेंगे। और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे मतलब चार्ज की मूवमेंट होगी, और चार्ज की मूवमेंट को क्या कहते हैं? चार्ज की मूवमेंट। अरे रॉन्ग ही होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलो। चार्ज की मूवमेंट करंट बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहे हैं, यानी कि इसमें एक्चुअल में क्या मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। और जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो इस कॉपर की वायर के जो एटम हैं उनके साथ, या आयन हैं उनके साथ क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। और टकराने से उनका फ्लो जो है क्या हो जाता है? अपोज होता है। टकराने से उनका फ्लो क्या होता है? अपोज होता है, क्योंकि वो चल नहीं पाते। टकरा दी, आप एक लाइन में जा रहे हैं, टकराएंगे तो आपकी जो मोशन है वो रुकेगी या नहीं रुकेगी? रुकेगी। तो इसी तरह से जब इसके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक एंड से दूसरे एंड पे, तो वो इसके एटम्स और आयन के साथ क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं, कोलिजन होता है। और उस कोलिजन की वजह से उन इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है क्या होता है? अपोज होता है, यानी कि चार्ज का फ्लो क्या होता है? अपोज होता है। और उसी अपोज को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। जितना ज़्यादा अपोज होगा, जितना ज़्यादा कोलिजन होगा, उतना ही ज़्यादा अपोज होगा, यानी उतना ही हाई रेजिस्टेंस। और ये इस मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है कि किसका कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, किस में कितना ज़्यादा कोलिजन होगा। सिल्वर में बहुत ही कम कोलिजन होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर। उसकी बजाय कॉपर में भी काफ़ी कम होता है, मतलब उससे कंपैरेटिव तो ज़्यादा है, लेकिन कॉपर में भी काफ़ी कम है कोलिजन। इसलिए कॉपर को हम क्या यूज़ करते हैं? एज ए कंडक्टर वायर। हम क्यों नहीं करते आयरन की वायर को एज ए कंडक्टर वायर? क्योंकि उसमें कोलिजन बहुत ज़्यादा है। और जब कोलिजन होगा, कोलिजन किसी भी चीज़ का हो, क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है। और वो एनर्जी जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट में। तो करंट का लॉस तो रास्ते में ही होगा। आप एक कॉपर की वायर में से करंट पास कीजिए, उतना ही करंट उतनी बड़ी आयरन की वायर में से पास कीजिए, और दोनों का टेम्परेचर देखिए, आयरन की वायर बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगी, क्योंकि उसमें कोलिजन बहुत ज़्यादा होगा और एक एंड से दूसरे एंड पे करंट कम पहुँचेगा। इसमें हीट कम होगी और करंट दूसरी तरफ ज़्यादा पहुँचेगा। कहाँ पे थे हमने? क्यों स्टार्ट किया था ये? कौन सा क्वेश्चन? हाँ, कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। तो कितना ज़्यादा फ्लो का अपोज होता है, ये रेजिस्टेंस है। और वो इसका अपोजिट कर दीजिए कि किसी भी कंडक्टर में से कितना करंट इजीली क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है। कितना वो करंट के फ्लो को अलाउ करता है, ये क्या है? कंडक्टेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अलाउ the current pass through it or charge to pass through it, that is known as conductance। मतलब किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने में से करंट के फ्लो को क्या करता है? अलाउ करता है, तो कंडक्टेंस। और अपने में से फ्लो को अपोज करता है, रेजिस्टेंस। सो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, उसका उल्टा होता है।
तो ये आप 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है वैसे, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए डाला हुआ है। कंडक्टेंस का और कंडक्टिविटी का 10th में कोई नहीं। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर हैविंग, 9th क्वेश्चन देखिए, हैविंग रेजिस्टेंस 1 ओम, लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.01 मीटर स्क्वायर, परहैप्स यू विल डू इट, कर लेंगे आप, यही सीधा फॉर्मूला लगना है। और अगर 8th में भी करें तो 1 अपॉन 0.85, बस कंडक्टेंस आ जाएगी। अगर 8th को भी करें तो 1 अपॉन, यानी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करना है। विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स एंड वायर। अब ये इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दीजिए कि थिक वायर में से इजीली फ्लो करेगा या थिन में से। सबका आंसर आना चाहिए भाई, सारे पढ़ रहे हैं, अपने अपने हैं। आपने क्या बोला? ठीक, आंसर देना सीखो जोर से। तन्नू, ठीक, ठीक, क्योंकि थिक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी करंट का या चार्ज का फ्लो एक ही बात है। आपको ये कहा जाए कि करंट का फ्लो अपोज होगा या चार्ज का फ्लो अपोज होगा, एक ही बात है, ध्यान रखना, क्योंकि मूविंग चार्ज को करंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए तो चार्ज का फ्लो जो है अपोज कम होता है थिक वायर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होने से। और आप इसको फिजिकली थ्योरेटिकली वैसे सोच सकते हैं अपने कि भाई जब थिक वायर होगी तो जगह ज़्यादा होगी तो फ्लो इजी हो जाएगा, बट नॉट एक्चुअली इट इज़। लेकिन वैसे आप सोच सकते हैं, इतना बड़ा इजी सा वे है समझने के लिए कि जब थिक है तो जगह ज़्यादा मिलेगी फ्लो को। तो आप जैसे खुली खुली रो में चल रहे हो, दूर दूर हटके चल रहे हो तो कोलिजन कम होगा, और पास पास चल रहे हो तो कोलिजन ज़्यादा होगा, बट नेचुरल बात है। तो इस करके बड़ी वायर में, मतलब थिक वायर के अंदर सॉरी, जो कोलिजन जो है वो कम होता है, यानी उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है और फ्लो इजी हो जाता है। चलो हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। आप थ्योरेटिकल तो आपने क्वेश्चन जो है अब इसमें करने हैं नोटबुक में। 23rd क्वेश्चन है बेटा, इसके बाद आप देखिए, बीच में सारे थ्योरेटिकल हैं। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस, ये भी आप खुद करेंगे, ये एक ही फॉर्मूले हैं। इसके बाद जो आएगा फिर 25th भी ऐसा ही है, 26 भी यही है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टिविटी, और 27 अलग चीज़ आ गई। करवा दूं ना, अभी बोर तो नहीं हो रहे? क्योंकि ये एक टाइप खत्म होगी, दूसरी टाइप, मतलब अभी तक जो हमने किया वो इन फॉर्मूलों पे बेस्ड था, जो मैं अभी आपके सामने नोट कर देता हूं। एक V इज इक्वल टू, बोलिए, W अपॉन क्यू, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन T, और क्यू कई बार कैलकुलेट करना हो, इलेक्ट्रॉन दे रखे हो तो इसके इक्वल होता है, ये बताइए आपको। V इज इक्वल टू आई आर, अनदर हमने क्या किया, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अभी तक हमने इन फॉर्मूला पे बेस क्वेश्चन किए हैं, यही किए ना, चाहे हमने पिछले 2 दिन में किए हैं और आज हमने मेनली इसके ऊपर किए हैं। ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रखो हमेशा। और न्यूमेरिकल का यही सिस्टम होता है कि आप सबसे पहले लिख लीजिए गिवन क्या है, कैलकुलेट क्या करना है, फिर आप अपने उससे कोरिलेट कीजिए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। प्रोवाइडेड यूनिट प्रॉपर होनी चाहिए। हम फॉर्मूला भी अप्लाई कर देते हैं, यूनिट को भूल जाते हैं कई बार। अब सीरीज एंड पैरेलल,
सीरीज एंड पैरेलल में जो न्यूमेरिकल आएंगे फिगर बेस्ड भी आ सकते हैं, कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चन आप अगले असाइनमेंट्स में देखो मिलेंगे आपको, क्योंकि पहले सिंपल शुरू होगी कि पैरेलल में है तो क्या, सीरीज में है तो क्या आएगा। पैरेलल में है तो आपको सिखाइए कि आर इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 एनी नंबर जितने भी हो। सीरीज ये सीरीज के अंदर ऐसा हो, ये सीरीज का होता है क्योंकि ऐड होता है। और पैरेलल में क्या होता है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अगर R भी हो तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और फिर ये जो आएगा 1/R आएगा, इसका रेसिप्रोकल करना है V1 है। बहुत सारे बच्चे उसको वही छोड़ते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, 3 resistors of resistance 3 ohm, 2 ohm and 1 ohm are connected in parallel. Then show that equivalent resistance is less than the least value resistance, that is 1. कितने भी रजिस्टर्स को जब भी आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, कितने भी रजिस्टर्स हो, बड़े कितने बड़े हो कितने छोटे, जब भी आप उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे उसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा उनमें सबसे कम रेजिस्टेंस से भी कम होगा। ये बात मैंने आपको बताई। मान लिया कि आपके पास एक है 1 ओम और दूसरा है आपके पास 500 ओम। आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो इसका सम 501, और अगर पैरेलल में कनेक्ट किया तो आंसर 1 से लेस है, क्योंकि इसमें लीस्ट क्या है 1, सबसे छोटे वाले से कम आएगा। ऑलवेज नोट कर लीजिए, मतलब एक कंफर्म करने का ही मेथड है कि कहीं मेरा आंसर गलत तो नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जितने सबसे 20 वाली वैल्यू है उससे कम आंसर आ रहा है तो ठीक है, उससे ज़्यादा आ रहा है तो मतलब कम मिस्टेक है। अब इसमें कौन कौन से 3, 2 एंड 1 R1 3 ओम, R2 2 ओम, R1 R3 1 ओम। ये कहता है इनको पैरेलल में कनेक्ट किया तो आप प्रूव करेंगे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यानी कि जो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो 1 से कम, यानी लीस्ट वैल्यू से कम, यानी 1 से कम। तो आप कीजिए 1/R इक्वल टू क्या आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R1 मतलब 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/1 क्लियर। ये बात तो क्लियर है। तो व्हाट इज द एलसीएम 6 आएगा, 3 2 का 6 ऊपर 2 आ गया, 3 आ गया, ये करेंगे तो क्या आएगा 6 2 5 5 और 6 11/6। 11/6 का मतलब तो 11/6 1/R, और R is equal to 6/11। 6/11 0.54, ठीक है ना, फिर 5 आ जाएगा, मतलब तुरंत इतना जोड़ दो, ये क्या है ना। तो जब भी आप करेंगे कितने भी रजिस्टर्स को आप पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, आंसर जो है पहले आप 1/R निकालेंगे, ये आ गया, और फिर आप R निकालेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, और रेसिप्रोकल करने के बाद जो आंसर आएगा आपका फाइनल वो लीस्ट वैल्यू से लेस है। अब आपने करना है पहले तो